आज हम लोग देखो सेकेंड वीडियो करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट का। तो लास्ट वीडियो में एरिया, वॉल्यूम, मेजरमेंट, यूनिट इन सब के बारे में डिस्कस हो गया था। तो जो आज हम लोग करने वाले, आज क्या करने वाले हैं, तो आज सबसे पहले सीखने वाले हैं डेंसिटी का डेफिनेशन, यूनिट, और इसके अलावा क्या होता है यूनिट का रिलेशन। यूनिट तो करेंगे, यूनिट एक दूसरे के संग कैसे रिलेटेड है ये रिलेशन भी करेंगे। रिलेशन के बाद फिर हमको क्या करना है, रिलेशन के बाद हमको बताना है क्या, मास वॉल्यूम कंपैरिजन इन टर्म ऑफ डेंसिटी को दिखाने के लिए, फिर वॉल्यूम मास कंपैरिजन डेंसिटी को फिर क्या करने के लिए, बताने के लिए कि डेंसिटी अलग अलग होने पे ये मास वॉल्यूम भी कैसे इफेक्ट होता है। इसके बाद फिर हमको जो बताना है, अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, मेजर ऑफ डेंसिटी। मतलब आप अलग अलग सब्सटेंस जैसे दे दे, रेगुलर सब्सटेंस, सॉलिड के लिए डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, लिक्विड के लिए डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, और इसके बाद फिर टेम्परेचर का फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो फैक्टर जो हमको है, ये फैक्टर हमको समझनी है कि किन किन फैक्टर पे डेंसिटी अपना डिपेंड करेगा। और एक टर्म आपको समझना जरूरी है, कुछ एप्लीकेशन अगर जरूरत पड़ा तो एप्लीकेशन भी हम लोग कर लेंगे। और एक चीज आपको और समझना जरूरी है, दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी अगर आप पढ़ते हो, आपके बुक में है नहीं है कोई मतलब नहीं आता है, तो संग संग आपको रिलेटिव डेंसिटी भी समझना जरूरी है। तो इतने सारे चीज तो हम पहले कंप्लीट करेंगे, इसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर कुछ और भी कोशिश करेंगे करने के लिए। तो सबसे पहला जो हमको करना है दैट इज डेंसिटी। देखो डेंसिटी है क्या, डेंसिटी किसको बोलते हैं, किसी भी सब्सटेंस का यूनिट वॉल्यूम के लिए जो मास पोज करेगा और इन दोनों का जो हम रेशियो फाइंड करेंगे, उस रेशियो को आप क्या बताते हो, डेंसिटी बताते हो। क्या क्या समझ में आया, किसी भी सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम के लिए अपने पास क्या मास होगी, उस मास और उस पर्टिकुलर वॉल्यूम का जो हम रेशियो निकालेंगे, उस रेशियो को आप क्या बोलोगे, डेंसिटी। जैसे सपोज करो मैं बताता हूं किसी भी सब्सटेंस का, पहले मैं समझा लूं फिर जाके आपको डेफिनेशन देता हूं। सपोज करो किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम कितने का है, 1 मीटर क्यूब, और इस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए उस सब्सटेंस का मास मेरे पास कितना है, 1 केजी का मास है सब्सटेंस का। तो फिर आपसे पूछता है कि डेंसिटी क्या होगी, तो किसी भी सब्सटेंस के मास एंड वॉल्यूम का जो रेशियो होगा, उस रेशियो को ही आप एग्जैक्टली क्या बोलते हो, डेंसिटी बोलते हो। तो अगर मैं डेंसिटी फाइंड करूं तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 केजी बाय क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 केजी मीटर क्यूब इनवर्स। तो ये आपके पास क्या आ गया, डेंसिटी निकल आया। तो आप बोलोगे सर डेफिनेशन भी इसी तरह से होगा क्या, डेफिनेशन भी हम ऐसे लिख दें क्या, बिल्कुल लिख दो। तो डेंसिटी में क्या होगा, तो आप समझ में आ गया, किसी भी सब्सटेंस के लिए मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होगा, उस रेशियो को आप क्या बोलोगे, डेंसिटी। और डेंसिटी के लिए मैं डेफिनेशन लिख दूं तो डेंसिटी इज defined as ratio of mass to the volume। तो किसी भी सब्सटेंस का मास और वॉल्यूम का जो रेशियो आया उसको आपने क्या बोला, डेंसिटी। अगर हम मैथमेटिकली लिखिए इसको तो कैसे लिखेंगे, तो डेंसिटी इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, मास बाय वॉल्यूम। अब हमको ये अगर अच्छी तरह से पता, बस इतना ही सीखना है अच्छी तरह से। अगर ये आपको कंप्लीटली पता है, इसका मतलब आप डेंसिटी का कुछ भी कर दोगे, तो न्यूमेरिकल हो, यूनिट हो, इसके फैक्टर्स के बारे में बात हो, या इसके बारे में किसी तरह का कोई बात करना है, तो पूरा मिलाकर आपने क्या सीखा और कितना सीखना है, सिर्फ इतना ही सीखना है डेंसिटी में। आप बोलोगे सर इतना सारा आप अभी टॉपिक दिए, तो ये सारा का सारा जो टॉपिक है इसी को लेकर या इसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को या सारे चीजों को हम डिस्क्राइब करेंगे। अब देखो जरा सा यूनिट की बात कर लें, क्योंकि डेफिनेशन के तुरंत बाद हम लोग किसकी बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट दो सिस्टम में लिख दो आप, एसआई सिस्टम एंड दूसरा क्या होता है, सीजीएस सिस्टम। अब यूनिट भी देखो लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ये सीख लिया, सिर्फ इतना सा आपको लर्न कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। अब बोलोगे फिर यूनिट कैसे लिखें, तो यूनिट हमको किसका चाहिए, मास का चाहिए और वॉल्यूम का चाहिए। तो देखो जरा सा एसआई सिस्टम में मास के लिए यूनिट क्या होगा, केजी, और वॉल्यूम के लिए क्या होगा, मीटर क्यूब। और इस फॉर्म में तो आजकल तो हम लिखते नहीं है, तो कैसे लिखोगे, केजी मीटर क्यूब इनवर्स। ये आपके पास निकल आया। ये तो ऐसा सिस्टम में आपके पास यूनिट आया किसका, डेंसिटी का। अब आते हैं सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में मास के लिए आप क्या लिखोगे, ग्राम, और वॉल्यूम के लिए क्या लिखोगे, सेंटीमीटर
क्यूब। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये इसको आप कैसे पढ़ो, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, केजी पर क्यूबिक मीटर, इस तरह से इसको पढ़ना है। तो ये यूनिट भी निकल आया। अब आता है नेक्स्ट बात जो आपको बताया गया था कि अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे। मतलब अगर हमको सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करना हो या एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना हो तो फिर हम कन्वर्ट कैसे करें और किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जरा सा हम समझते हैं। तो देखो जरा सा, आपके पास अगर लिखा हो 1 kg पर मीटर क्यूब इक्वल्स टू, आप क्या लिखोगे इसको, सिंपल से बोलोगे सर 1 kg बाय क्या आ जाएगा, 1 मीटर क्यूब। लास्ट डे भी आपको कन्वर्जन सिखाए थे वॉल्यूम का, मीटर क्यूब को अगर हमको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना हो तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, तो 1 kg बाय 1 मीटर। मीटर क्यूब का मतलब क्या, ये 3 टाइम्स लिखना है इसको, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख दिए, कोई टेंशन नहीं। अब जरा सा फिर देखो जरा सा, तो 1 kg अब हमको किस में कन्वर्ट करनी है, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करनी है। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, यहां पे हम जगह बना लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे, तो जगह बना लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं या ऊपर से ही लिखते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा, तो 1 kg पर मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या था, 1 kg, यहां तो समझा चुके थे, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 kg बाय 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर क्यूब है, तो आप 3 टाइम्स तो लिख ही सकते हो। अब क्या करना है, आपको रिलेशन किसके संग फाइंड करनी है, किसके संग, तो आप बोलोगे सर सीजीएस में। तो ये सारे वैल्यू को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे इन सीजीएस सिस्टम। तो चलो जरा सा, 1 kg कितना, 1000 ग्राम। अब आ जाओ जरा सा, फिर यहां पे 1 मीटर कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर सेम 100 सेंटीमीटर इंटू क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास फिर क्या आ गया, देखो जरा सा, 10 पावर 3 ये आपके पास आ रहा है, या 1000 रखो कोई दिक्कत नहीं है, 1000 ग्राम बाय 2 4 6 1 and 6 0, 2 4 and 6, ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब जरा सा देखो, कुछ कैंसिल होना है, आप लोगों का बिल्कुल कैंसिल होगा, ये 30 और हमने 30 क्या किया, कैंसिल किया। अब आपके पास क्या आ गया, 1/1000, 1/1000 और ये ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये क्या था यहाँ पे, ये सारा का सारा क्या था, केजी पर क्यूबिक मीटर, 1 kg पर क्यूबिक मीटर, 1 kg पर क्यूबिक मीटर। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 1000 kg पर क्यूबिक मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये अपने पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया। मतलब अगर हमको कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, सीजीएस को एसआई में और एसआई को हम क्या कर सकते हैं, सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखो अपने पास रिलेशन तो आ गया। अब रिलेशन के बाद फिर क्या समझाया गया था, आपको बताया गया था टॉपिक में, देखो जरा सा, अब हम समझेंगे मास एंड वॉल्यूम रिलेशन, फिर वॉल्यूम एंड मास रिलेशन। आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो अगर मेरे पास डेंसिटी समझना है तो आप बताते हो, आपको बताया भी गया शुरू से कि देखो अलग अलग सब्सटेंस के लिए डेंसिटी क्या होता है, अलग अलग होता है। वाटर के लिए डेंसिटी अलग है, आइस के लिए डेंसिटी अलग है, आयरन के लिए डेंसिटी अलग है, 7 पॉइंट समथिंग है। आप मरकरी लेते हो उसके लिए 13 पॉइंट समथिंग है। तो ये आपके पास देखो पर्टिकुलर सब्सटेंस तो उतना ही है, अगर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए अलग अलग सब्सटेंस का डेंसिटी कैसे है, होता क्या है कि जब आप वॉल्यूम एंड मास रिलेशन समझोगे तो वहां आपको समझ में आ जाएगा कि अलग अलग सब्सटेंस के लिए सेम वॉल्यूम कंटेन करने के बाद भी उनके अंदर जो मैटर का अमाउंट होगा, उनका जो मास होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल अलग होगा। जैसे देखो मैं छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं और बहुत ही क्लियरली समझ जाओगे आज। जैसे सब देखो आपको हम सिखाते क्या, 2 टॉपिक आपको समझाए थे। पहला आपको क्या सिखाया गया था, वॉल्यूम मास रिलेशन, और दूसरा फिर क्या सीखना है, मास एंड वॉल्यूम रिलेशन। ये 2 चीजें आपको क्या करना है, सीखना है। मतलब पहला आपको ये बताना है क्या, अगर मेरे पास 2 सब्सटेंस है, 2 सब्सटेंस के लिए अगर मेरे पास वॉल्यूम सेम भी हो तो उनके लिए मास क्या होगा, अलग अलग होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, इनकी डेंसिटी अलग होगी। और कैसे अलग होगी जरा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज करो मेरे पास 2 सब्सटेंस ले लिए, पहला हमने क्या ले लिया, आयरन, और हमने कितना आयरन लिया, वॉल्यूम कितना लेते हैं, 1 मीटर क्यूब ऑफ हमने क्या किया, आयरन ले लिया। दूसरा हमने क्या किया, 1 मीटर क्यूब ऑफ हमने क्या किया, उल ले लिया। 2 सब्सटेंस आपके पास है, दोनों की वॉल्यूम कितने किया, आप बोलोगे क्लियरली बोलोगे सर ये भी 1 मीटर क्यूब और ये भी 1 मीटर क्यूब, दोनों की वॉल्यूम कैसा है, सेम है।
अब चलो जरा सा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ले लो। देखो पहले लैब में क्या होता था, फिजिकल बैलेंस या बीम बैलेंस का यूज होता था, लेकिन आजकल ये क्या हो गया, बीम बैलेंस से ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इवन माइन्यूट रीडिंग को भी क्या करता है, ये प्रॉपर्ली रीड कर पाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का ही यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ले लो। अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लेने के बाद अब आप क्या करो, मेजर करो। देखो वॉल्यूम सेम होने के बावजूद आपको पता चलेगा कि आयरन की जो मास है ये क्या होता है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द क्या हो जाएगा, उल। आप बोलो क्या, आयरन का जो मास है ये उल के मास से, ये मास है उल का और ये आयरन का। आप बोलोगे सर आयरन तो मेरा ज्यादा मास आ गया, और ये उल का जो मास है 1 मीटर क्यूब के लिए, सेम वॉल्यूम के लिए उल का जो मास है ये कैसा होता है, ये कम आ गया इन कंपैरिजन टू द आयरन। इसका मतलब क्या निकला, अगर हम आयरन की डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी ऑफ क्या जाएगा, आयरन विल बी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ क्या जाएगा, उल। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि सेम वॉल्यूम था, मास बड़ा मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, डेंसिटी बड़ा, मास कम मतलब डेंसिटी कम। ये एग्जांपल। देखो एक और एग्जांपल, ये तो सॉलिड का एग्जांपल हुआ। आप बोलोगे सर एक लिक्विड का एग्जांपल दीजिए, फिर समझ में आ जा। देखो जरा सा, हम 2 कंटेनर लेते हैं। 2 कंटेनर मतलब कैसा, 100 ml का। कितने का है, 100 ml का ये एक कंटेनर, और हमने क्या किया, ये एक कंटेनर ले कितने का, 100 ml का, और हमने क्या किया, इसको फिल कर दिया। 2 अलग अलग लिक्विड से हमने क्या किया, इसको फिल कर दिया। तो अब देखो दोनों बार मेरे पास वॉल्यूम कितने का है, पहले बार भी वॉल्यूम कितने का, 100 ml, दूसरे बार भी अगर हम मेरे पास वॉल्यूम कितने का, 100 ml। और नाउ देखो फर्स्ट वाले को हमने क्या किया, वाटर से फिल कर दिया, वाटर से फिल कर दिया, और दूसरे वाले को हमने क्या किया, इसके अंदर ऑयल, तेल डाल दिए, कुछ भी, केरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, जो आपका मन करे आप एक क्या किए, ऑयल डाल दिए। अब क्या करते हैं, हम दोनों का मास फाइंड करते हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के थ्रू आप मास फाइंड करोगे, यू विल फाइंड कि सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड सेम वॉल्यूम ऑफ ऑयल के लिए आप देखोगे क्या, मास ऑफ वाटर जो है, वाटर का जो मास है इट इज ग्रेटर देन द मास ऑफ द क्या हो जाएगा, ऑयल। तो ऑयल का जो मास है, ऑयल के मास से वाटर का मास बड़ा है। इसका मतलब ये निकला, देखो वॉल्यूम सेम था, सब्सटेंसेस अलग अलग था, लेकिन दोनों के दोनों लिक्विड थे। वॉल्यूम सेम होने के बावजूद भी इनका मास कैसा है, डिफर करता है। और डिफर करने के कारण होगा क्या, कि डेंसिटी ऑफ जो मेरे पास मींस वाटर का होगा, वाटर का डेंसिटी ये ग्रेटर होगा किससे, डेंसिटी ऑफ ऑयल से, ऑयल से। तो ये मेरे पास क्या हो गया, वॉल्यूम एंड मास रिलेशन। अब हम बात करते हैं क्या, मास एंड वॉल्यूम रिलेशन की बात करते हैं। देखो मास, और क्योंकि वॉल्यूम भी अगर आपके पास मास सेम है, वॉल्यूम अगर अलग अलग हो जाए फिर भी आपके पास डेंसिटी कैसा होगा, अलग अलग होगा। देखो जरा सा मैं समझाऊं, आपने क्या किया, वॉल्यूम मास वाला तो बात कर लिया हम। अब हम बात करते हैं क्या, मास एंड वॉल्यूम की। आपने सपोज करो 2 पीसेस लिया, 2 पीसेस किसका, या आपने फिर से वही बात करते हैं, आयरन। आपने क्या किया, 1 kg ऑफ आयरन ले लिया आपने। दूसरा उल ले लो, कॉटन ले लो, कुछ भी ले लो, आपने कितना लिया, 1 kg। आप बोलेंगे सर इस बार मास मेरा सेम है, चलो ठीक है। अब ये बताओ कि 1 kg ऑफ आयरन ज्यादा स्पेस कंटेन करेगा या 1 kg ऑफ उल ज्यादा स्पेस कंटेन करेगा। तो आपका आंसर बहुत क्विक होगा कि सर उल के लिए तो ज्यादा जगह लगता है, 1 kg ऑफ उल जो होगा ये ज्यादा स्पेस कंटेन करेगा इन कंपैरिजन टू दी वाटर। देखो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या था, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। अब यहां से एक चीज समझना है, देखो दोनों का मास कैसा है, कांस्टेंट, तो यहां हमको कोई बात करनी नहीं है। लेकिन देखो डिनोमिनेटर, यहां जो वॉल्यूम की बात कर रहे थे, दोनों के लिए आप बोले सर आयरन का जो वॉल्यूम है, आयरन का वॉल्यूम इट इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द क्या जाएगा, उल। उल के वॉल्यूम से आयरन का वॉल्यूम कैसा है, कम है। होता क्या है, डिनोमिनेटर का वैल्यू जितना बड़ा होता चला जाएगा आपका आंसर जो होगा उतना छोटा आता चला जाएगा। जैसे मैं समझाता हूं, अगर सपोज करो मेरे पास मास है 5 और मेरे पास आयरन की वॉल्यूम कितने की है, 2, तो मेरे पास डेंसिटी कितना निकला, 2.5 का। अब सपोज करो उल के लिए बात करें तो उल के लिए भी मेरे पास मास कितने का है, 5 का। लेकिन आप बोलोगे सर उल के लिए मेरे पास वॉल्यूम सिर्फ 2 नहीं होगा, वॉल्यूम मेरा 2 से ज्यादा होगा, अगर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, क्योंकि उल ज्यादा स्पेस लेता है तो उसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी। अब सपोज करो उल का वॉल्यूम अगर 4 है तो इसके लिए मेरे पास क्या डेंसिटी क्या निकल के आएगा, 1.25 का, 1.25
0.25 का मेरे पास क्या हो गया, ये डेंसिटी निकल आया। मतलब आपको एक चीज समझ में आ गया कि अगर किसी सब्सटेंस का, दो या दो से मोर सब्सटेंस का अगर आप मास कांस्टेंट रखते हो और उनका वॉल्यूम अगर डिफर करता है तो उनके डेंसिटीज में भी डिफरेंस आएगा। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगा और अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा होगा। मतलब यहां क्या होगा, वॉल्यूम के टर्म में भी देख रहे हैं क्या, डेंसिटी ऑफ आयरन विल बी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द वूल। तो ये मेरे पास दो टर्म था, इन दोनों टर्म को हम लोगों ने क्या किया, समझ लिया। अब देखो, अब इसके बाद जो हमको बात करनी थी, क्या फैक्टर के बारे में बात करना है और मेजर के बारे में बात करना है। तो देखो, मेजरमेंट मींस डेंसिटी अगर आपके पास एक सब्सटेंस दे दे और बोला जाए आपको क्या इसका डेंसिटी फाइंड करो, तो देखो डेंसिटी फाइंड करने के लिए पहले फिर से हमको समझना पड़ेगा हम किस सब्सटेंस की डेंसिटी फाइंड करने जा रहे हैं। तो जिस सब्सटेंस का डेंसिटी हमको फाइंड करना है उस सब्सटेंस को पहले समझना होगा। तो डेंसिटी आप फाइंड करने के लिए दो तरह के सब्सटेंस आपके पास है, आइदर ये तो सॉलिड होगा या दूसरा क्या होगा आपके पास, लिक्विड होगा। अब देखो, अब पहले हम सॉलिड का समझते हैं फिर लिक्विड का समझेंगे। अब आपसे बोला जाता है क्या सॉलिड का डेंसिटी फाइंड करो, आप बोलोगे सर सॉलिड का डेंसिटी फाइंड करना है तो ठीक है, लेकिन फिर आपको सर ये तो बताओ कि सॉलिड में कौन से सॉलिड का, सॉलिड को तो हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, पहला कौन सा, रेगुलर और दूसरा कौन सा मेरा, इरेगुलर। बोलोगे सर यहां भी, हाँ यहां भी आपको रेगुलर एंड इरेगुलर दोनों आपको सेपरेट करके बताना पड़ेगा, फिर जाके आप प्रॉपर्ली डेंसिटी फाइंड कर पाओगे। अब सपोज करो रेगुलर ऑब्जेक्ट फिर हम बताता नहीं हूं, लास्ट आपको बता दिए थे लास्ट वीडियो में कि जिसका प्रॉपर्ली हम लोग लेंथ ब्रेथ हाइट फाइंड कर पाएंगे वो क्या होगा, रेगुलर। देखो डेंसिटी फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमको एक तो मास फाइंड करनी होगी, पहला तो क्या करना, फाइंड करना होगा, मास फाइंड करना होगा, और दूसरा क्या फाइंड करना होगा, वॉल्यूम। तो बोलोगे सर पहला वाला ठीक है, अगर किसी का भी मास फाइंड करना है तो हम सीधा सा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लाएंगे, उसका क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे उसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर। हम जैसे सपोज करो इसका मार्कर का हमको मास फाइंड करनी है, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे मार्कर को रख देंगे और जो हमको रीडिंग देगा हम रीडिंग क्या करेंगे, प्रॉपर्ली लिख लेंगे। तो सर यहां तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो मेन जो आपको डिफिकल्टी जाने वाली है वॉल्यूम। वॉल्यूम में भी अगर आपके पास रेगुलर शेप है तो वॉल्यूम तो आप इजीली निकाल पाओगे। सपोज करो आपके पास एक ऑब्जेक्ट दे दिया, कैसा, मींस क्यूबॉइडल शेप का, है ना, क्यूबॉइडल शेप का। अब ये क्या होता है, क्यूबॉइडल शेप का अगर आपको दिया हुआ है तो इसके लिए आपको क्या फाइंड करनी है, डेंसिटी। तो डेंसिटी फाइंड करने के लिए तो सपोज करो आपके पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे पुट करोगे। पुट करने के बाद क्या होगा, एक रीडिंग देगा और सपोज करते हैं इसका जो मास निकल के आया वो कितने का निकल के आया, m निकल के आया। चलो यहां तक तो ठीक था, ये बहुत सिंपल था। अब आप बोलोगे सर इसका हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए ऑल्दो ये रेगुलर शेप का है तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे, ब्रेथ फाइंड करेंगे, हाइट फाइंड करेंगे और इसका वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। वॉल्यूम इक्वल टू क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से हमको क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम का एक प्रॉपर वैल्यू मेरे को मिल जाएगा और कहां से मिलेगा, बाय यूजिंग फॉर्मूला वी कैन फाइंड द वॉल्यूम वेरी इजीली। अब आपने वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया, मास भी फाइंड कर लिया। अब अगर आपको डेंसिटी फाइंड करनी है, डेंसिटी के लिए क्या करोगे, मास बाय वॉल्यूम। मास कितने का m, वॉल्यूम कितने का v, m बाय v हमने लिखा लगा दिया और ये मेरा क्या हो गया, डेंसिटी निकल आया। इसी तरह से अगर हमको क्यूबॉइडल है, अब अगर सपोज करो क्यूब के लिए फाइंड करना है ना, तो ये क्यूब के लिए अगर हमको फाइंड करना है तो क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ सेम होता है। तो मास निकालने के लिए क्या करोगे, मास आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे पुट करो, मास के लिए क्या लिखोगे, m लिख दिया हमने, लेट किया, मास मेरा कितना निकल के आया, m। वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, साइड क्यूब। आप इसका लेंथ ब्रेथ हाइट तो सेम है तो साइड क्यूब मेजर करो और डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर से मास बाय वॉल्यूम। इसी तरह से स्फीयर के लिए मास तो आप फाइंड ही कर लोगे, मास कैसे फाइंड करोगे, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रखोगे, जो रीडिंग आएगा उस रीडिंग को प्रॉपर्ली लिख दोगे। लेकिन वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला था, 4/3 पाई r क्यूब। इस फॉर्मूला का यूज करो, रेडियस आप फाइंड कर सकते हो, मेजर कर लो रेडियस, और 4/3 पाई r क्यूब से आप क्या करोगे, वॉल्यूम फाइंड कर लोगे और डेंसिटी के लिए फिर वही मास बाय वॉल्यूम फॉर्मूला आप लगा दोगे। आप बोले सर रेगुलर ऑब्जेक्ट का बहुत आसान था, मास तो हमको इजीली फाइंड कर लेंगे,
कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रखना है, रख के क्या करना है, एक रीडिंग आएगा, उस रीडिंग को सिर्फ नोट कर लेना है। और वॉल्यूम के लिए क्या होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट, आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट है लेंथ ब्रेथ हाइट फाइंड करने का। लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी अपने पास मेजर हो सकता है मेजर करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। और मास एंड वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे, मिस एक टर्म में जैसे डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम हम लोग पुट कर देंगे, अपना डेंसिटी निकल आया। ये तो रेगुलर ऑब्जेक्ट का कंप्लीट हो गया। अब आता आपके पास क्या, इरेगुलर ऑब्जेक्ट। देखो इरेगुलर ऑब्जेक्ट तो समझा देते ना, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका एक प्रॉपर शेप एंड साइज ना हो, जिसके लेंथ ब्रेथ हाइट आप प्रॉपर्ली मेजर नहीं कर पाओगे, उसको आप क्या बोलोगे, इरेगुलर ऑब्जेक्ट। तो देखो इरेगुलर ऑब्जेक्ट के लिए आप जो वहां भी देखो क्या क्या चाहिए आपके पास, मास चाहिए एंड वॉल्यूम चाहिए। आप लोग सर मास के लिए झमेला नहीं, आप समझ चुके हैं, मास कोई भी हो, रेगुलर हो इरेगुलर हो कोई भी हो, क्या करना है, उठाना है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रखना है, जो रीडिंग शो करेगा उसको लिख लेना है। चलो ठीक है, तो ये पोर्शन खत्म। अब आता है क्या, वॉल्यूम। सर इरेगुलर के लिए तो लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं है, वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। याद है आपको लास्ट वीडियो में आपको वॉल्यूम के बारे में जब वॉल्यूम समझा रहे थे हम, वहां इरेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालना सिखाए थे। यहां भी आप सेम फंडा अपनाओगे। आप क्या करोगे, एक मेजरिंग सिलेंडर ले लिए, मार्किंग मेरे पास है 5 लिख देते हैं, 10 15 रफी कर रहे कुछ भी, 20 25। आप क्या करना, आप इसको देखो, आपको ये स्टेप भी देगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है क्या, राइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हाउ विल यू फाइंड द डेंसिटी ऑफ एन इरेगुलर ऑब्जेक्ट। तो आप लिखना कैसे है, फर्स्ट ऑफ कैसे लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द एलिमेंट्स क्या होता है, इरेगुलर ऑब्जेक्ट एंड प्लेस इट ओवर द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस will show some reading and that reading will be the mass of the object and let that reading is mass। अब लेट कर लिया, मास कितने का मेरे पास आया, m का, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप जो होगा, फर्स्ट स्टेप मेरा मास निकाल लिया आपने, सेकेंड स्टेप वी टेक अ मेजरिंग सिलेंडर। क्या करते हैं आप, मेजरिंग सिलेंडर एंड pour some liquid in it। लिक्विड जनरली क्या होता है, वाटर। वाटर क्यों, फ्री का आता है, सस्ता रहता है, तो जितना मन उतना यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर यही केरोसिन पेट्रोल का यूज करना पड़े ना, तो सोच समझ के एक्सपेरिमेंट करोगे। चलो जरा सा, हमने क्या किया, वॉल्यूम इसके अंदर कुछ लिक्विड पुट कर दिया एक पर्टिकुलर वॉल्यूम तक, और हमने लेट कर लिया, वॉल्यूम मेरे पास कितने का है, V1 ले लिया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इरेगुलर ऑब्जेक्ट को जैसे करते थे, इरेगुलर ऑब्जेक्ट को क्या करो, आप बांध के क्या करोगे, स्लोली स्लोली इसके अंदर इमर्ज कराओगे। और जैसे जैसे ये इमर्ज होता जाएगा, सबमर्ज होता जाएगा, ये लिक्विड का लेवल क्या होगा, मींस इंक्रीज करता चला जाएगा। और सपोज करो ये लेवल इंक्रीज करते करते जब तक और ये कब तक इंक्रीज करेगा, जब तक ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली पूरी तरह से सबमर्ज ना हो जाए। अब ये फाइनली मेरा यहां पे रेस्ट करा, और इसको हमने क्या करते हैं, V2। अभी सपोज करो आपको पता नहीं है, तो आपने क्या ले लिया, V2। अब सपोज करो, अब आपके पास इनिशियल वॉल्यूम कितने का था, V1, फाइनल वॉल्यूम कितने का मिला, V2। अब अगर आपके पास उस ऑब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम वॉल्यूम की बात करें, तो इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना होगा, जितना मेरा इंक्रीज हुआ, ये जो मेरा लेवल इंक्रीज हुआ है, यही होगा इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, मतलब V2 माइनस V1। आपने लिख दिया इसको, तो सेकेंड थर्ड स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास आएगा, आप क्या करोगे, कैसे फाइंड करोगे, सो आप लिखोगे क्या, टू फाइंड द डेंसिटी वी विल यूज द फॉर्मूला डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, mass by volume, and finally you will put the value whatever you had। मास की वॉल्यूम कितनी थी, वैल्यू कितनी थी m, और वॉल्यूम मेरे पास कितना था, V2 माइनस V1। तो ये कंप्लीट प्रोसेस आपको लिखना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। फिर से जरा सा 1 मिनट लेते हैं, समझा देते हैं। आपने क्या किया, मास फाइंड कर लिया, बोले सर इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे पुट करेंगे। फिर डेंसिटी मींस वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर ले लिए, एक पर्टिकुलर लेवल तक लिक्विड भर दिए, उसको हमने V1 लेट कर लिया। फिर ऑब्जेक्ट को हमने इसके अंदर इमर्ज कर दिया, लिक्विड धीरे 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 क्या हो गया, राइज करना स्टार्ट हुआ। जब फाइनली ये पूरी तरह से डूब गया, लिक्विड का लेवल बढ़ना बंद हो गया, फाइनल लेवल हमने रीडिंग ले लिया, V2 हो गया। इसका मतलब जो मेरा सब्सटेंस था उसकी वॉल्यूम कितनी हुई, V2 माइनस V1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल जितना राइज हुआ था। और फिर हमने क्या किया, डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दिया, ये मेरा डेंसिटी निकल गया। अब जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। देखो सॉलिड का हमने कंप्लीट कर लिया, अब क्या करना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड फाइंड करनी है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड आप कैसे फाइंड करोगे, देखो जरा सा समझाते हैं। देखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो फिर वही क्या क्या फाइंड करनी होगी, देखो फाइंड 2 ही चीज करना है। अब आप समझ गए हो, अब बहुत आसानी से समझ करोगे। लिक्विड की बात कर ले,
लिक्विड क्या फाइंड करनी है, डेंसिटी फाइंड करनी है। तो आप क्या करो, डेंसिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या वॉल्यूम भी लगेगा, लिक्विड का मास भी निकालना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 आप एक मेजरिंग सिलेंडर ले लो। क्या क्या हमने मेजरिंग सिलेंडर ले लिया। अब क्या करें, लिक्विड डाल दें, रुको 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 अभी नहीं, ये लिक्विड वाला है, थोड़ा सा प्रोसेस ना समझना होगा। तो आपने मेजरिंग सिलेंडर ले लिया, नाउ वी टेक द क्या हो जाएगा, मास ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर। आप क्या करो, मेजरिंग सिलेंडर का हमने क्या किया, मेजरिंग सिलेंडर का। अब इसका क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर पुट करो और इसका मास आप क्या करो, फाइंड करो। सपोज करो इसका मास कितने का है, m1, ठीक है, चलो हो गया। अब क्या करें, जिस लिक्विड का हमको डेंसिटी फाइंड करनी है उस लिक्विड को हम क्या करेंगे, इसके अंदर पोर करना स्टार्ट करेंगे एक पर्टिकुलर लेवल तक। 5 सपोज करो, 10 15 जो भी है, या जो 5 10 15 जो भी है, हमने इसको क्या ले लिया, एक पर्टिकुलर लेवल तक आपने क्या किया, लिक्विड पुट कर दिया। हमने इसको क्या ले लिया, V ले लिया, क्योंकि ये डायरेक्ट रीडिंग आ गया। तो वॉल्यूम आपके पास यहां तक आपने लिक्विड पुट कर दिया, कितने तक, लेवल V तक। अभी V मेरे पास कितना है, 50, आपको रीडिंग दिया रहेगा। अब क्या करना फिर, बोलो सर अभी तो लिक्विड का मास निकाले नहीं, ये तो मेजरिंग सिलेंडर का मास निकाले। इसको फिर से इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे डालो। अब जब फिर से इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे डालोगे, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का पहला रीडिंग और इस बार का रीडिंग में डिफरेंस आएगा। क्यों, पहला सिर्फ एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर का था और इस बार आपके पास जो मेजरिंग सिलेंडर है दैट इज विथ लिक्विड। विथ लिक्विड के संग आपने क्या किया, मिस मेजर फाइंड कर लिया, मास फाइंड कर लिया और लेट कर लो विथ लिक्विड, विथ लिक्विड। इस बार मेजर कितना आपके पास, रीडिंग m2 आया। इसका मतलब आप बोलोगे सर इसका मतलब लिक्विड का जो मेरा मेजर था, इसमें से अगर हम मेजरिंग सिलेंडर का हटा दे तो फिर मेरा किसका मास निकलेगा, लिक्विड का निकलेगा। तो लिख दो मास ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू क्या निकल आया, m2 माइनस m1। प्रॉपर्ली समझो क्या किए थे, पहले खाली मेजरिंग सिलेंडर का, फिर लिक्विड भरे और उसके संग फिर मास निकाले और जो मेरा फाइनल मास था उससे आपने इनिशियल मास को माइनस कर दिया। ये किसका मास निकला, ये मास निकला लिक्विड का। अब हमको फाइंड करने की वॉल्यूम। आपने वॉल्यूम क्या किया, एक पर्टिकुलर लेवल तक डाले थे, वहां मार्किंग आपके पास है, तो वहां किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है नहीं, सिर्फ मार्किंग को आप ऑब्जर्व करो। और जो मार्किंग है हमने अभी क्या ले रखा है, मेरा मार्किंग कितने का, V का है, तो हमने ले लिया वॉल्यूम कितना, V। अब हमको डेंसिटी निकालनी है तो हमको फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा, मास बाय वॉल्यूम। तो अब देखो जरा से, लिक्विड के लिए मास कितना था आपके पास, मास कितना है, m2 माइनस m1, m2 माइनस m1, और मेरे पास वॉल्यूम कितने की है, V। सो दिस इज द फॉर्मूला और ये मेथड आपके पास रहा पूरा का पूरा लिक्विड का डेंसिटी फाइंड करने का। तो अब देखो जरा सा, डेंसिटी समझ लिए, यूनिट ऑफ डेंसिटी समझ लिए, रिलेशन समझ लिए, रेगुलर इरेगुलर एंड लिक्विड के लिए डेंसिटी फाइंड करना समझ लिए, सब कुछ समझ लिए। अब समझते हैं क्या, ये जो डेंसिटी है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो देखो डेंसिटी ज्यादा किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, मेनली सिर्फ एक ही फैक्टर इसको ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। करता कौन है, टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे करता है जरा मैं समझाता हूं। टेम्परेचर, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी, फैक्टर, तो फैक्टर में हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ टेम्परेचर। और कैसे करता है मैं समझाता हूं और क्यों करता है टेम्परेचर। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसकी मास कितने की है, 5 kg का। अब सपोज करो इसकी वॉल्यूम कितने की है, लिक्विड ले ले सॉलिड ले जिसको भी लेना है। अब इसकी वॉल्यूम कितने की है, 2 मीटर क्यूब की। आप बोले सर डेंसिटी मेरे पास कितने का है, तो 5/2 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 2.5 मीटर क्यूब। एक ही तरह का न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं बार बार। अब आप बोलोगे सर अगर हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दें तो, अब आप अच्छी तरह जानते हो, देखो मास आप किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते मास को, मतलब मास को आप इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, मास ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। फिर बोले सर आपका एक वीडियो आया था उसमें आप बोले थे कि मास पे चेंज होता है, बिल्कुल बोले थे। ये किस कंडीशन पे, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है किस वेलोसिटी से, विद द वेलोसिटी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, फिर उसके मास में चेंज आएगा। कितना चेंज, वो भी इतना कम चेंज आता है, इसको हम लोग बोलते हैं निग्लिजिबल। और इसीलिए हमेशा हम बोलते हैं कि मास कैसा है, कांस्टेंट। आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। आप टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद आपका मास क्या इंक्रीज हुआ, आप बोलोगे नहीं सर मास कांस्टेंट रहा। वॉल्यूम, आप बोलोगे सर
वॉल्यूम क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा और टेम्परेचर डिक्रीज करने पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा। मतलब ये निकला, अगर आप बात करते हो कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, आप टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो मेरे पास मास था, मास तो मेरे पास कांस्टेंट रहा, लेकिन वॉल्यूम जो मेरे पास 2 था, अब ये 2 नहीं रहेगा, कुछ भी हो सकता है, 2.1, 2.2, 2.5, 2.01, कुछ भी, थोड़ा भी चेंज आएगा लेकिन आएगा। हम सपोज कर लेते हैं ये 2.5 मीटर क्यूब हो गया। पहले मेरे पास वॉल्यूम कितने था, 2 का, अब मेरे पास वॉल्यूम कितने का आ गया, 2.5 का। और इस वॉल्यूम के संग अगर मास कांस्टेंट रहेगा, इस वॉल्यूम के संग अगर हम डेंसिटी निकालें तो अब डेंसिटी कितने का आ गया, 2 kg पर क्यूबिक मीटर। मतलब आप बोले सर अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दिए तो डेंसिटी मेरा देखो, पहले डेंसिटी था 2.5, अब डेंसिटी मेरा कितना निकल आया, 2 निकल आया। डेंसिटी इंक्रीज हुआ या डेंसिटी डिक्रीज हुआ? आप बोलोगे सर टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो मेरा डेंसिटी डिक्रीज हुआ, और ये डिक्रीज किसके वजह से हुआ? तो आप बोलोगे सर मास तो कांस्टेंट था, ये डिक्रीज हुआ किसकी वजह से? ड्यू टू द क्या आ जाएगा, चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। इन द सेम मैनर इसको हम करते नहीं है, अगर आप सपोज करो टेम्परेचर डिक्रीज कर दिए, इंक्रीज करे तो देखो टेम्परेचर आप क्या करें, डिक्रीज कर दिए। अब अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, मास तो कांस्टेंट है ना, फिर भी अब मेरा पास वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आप बोलोगे सर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो डिक्रीज कर रहा है। आप लोग सर फाइनल वैल्यू जो होगा वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब पूरा मिला के अगर हम एक संग समझना चाहें एक या दो सेंटेंस में, सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर मास ऑफ ए सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट, only its volume increases and decreases. So due to the increase or decrease in the volume of the substance, density will increase or decrease. If temperature is increased, volume will decrease, and if temperature is decreased, volume will increase. और देखो जरा सा एक और टॉपिक इसमें देखते हैं, अगर और चलो जरा सा नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक करते हैं, इसमें अभी इतना ही करते हैं।